चैप्टर 4 आ जाता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में सबसे पहला पॉइंट आता है फार्मिंग। फार्मिंग के कुछ टाइप्स होते हैं। पहला होता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग छोटे लैंड के एरिया में जो है प्रैक्टिस करा जाता है। यानी कि जो छोटा एरिया होता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो छोटे लैंड एरियाज़ होते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस करा जाता है। प्रिमिटिव टूल्स यानी कि छोटे या फिर छोटे लेवल पर टूल्स का इस्तेमाल करा जाता है, जैसे कि जो होए हो गया, फावड़ा हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गई। इन सब का इस्तेमाल करा जाता है इस टाइप की फार्मिंग के लिए। इस टाइप की फार्मिंग जो है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करती है। और जो सॉइल की उपजाऊ, अगर सॉइल है, अगर मिट्टी उपजाऊ है तभी जाकर यहाँ पर फार्मिंग हो सकती है, अदरवाइज़ नहीं हो सकती। जैसे कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग जो भी है, जो क्या है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर आता है। फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ऐसे एरिया में प्रैक्टिस करी जाती है, ऐसे एरिया में होती है ये वाली फार्मिंग जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है या फिर लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। इसके अंदर लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और इसके अंदर हाई डोज का इस्तेमाल होता है बायोलॉजिकल केमिकल्स का, ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। और लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल होता है फ़िलहाल के लिए। फिर आता है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का मतलब ही है यही है कि इसको इकोनॉमिकल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है, जिसके अंदर हाई डोजेस का इस्तेमाल करा जाता है। मॉडर्न इनपुट्स जैसे कि एचआईवी सीड्स का इस्तेमाल करा जाता है। लैंड को फर्टाइल बनाने के लिए फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा लागत लगाई जाती है और फार्मिंग करी जाती है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, प्लांटेशन जो है एक टाइप की कमर्शियल फार्मिंग है। कैसी कैसी होती है इसमें, टी की होती है, कॉफ़ी की होती है, शुगर केन की होती है, बनाना प्लांटेशन एग्जाम्पल है किसका, कमर्शियल फार्मिंग का। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपकी आ जाती है क्रॉपिंग सीजन्स। तीन तरह की होती हैं। पहली जिसमें रेबी उगाई जाती है, दूसरा होता है खैरीफ और तीसरे में जैद उगाई जाती हैं। ठीक है, कब उगाई जाती हैं ये जो रेबी क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। हार्वेस्टिंग यानी कि इनको काटा कब जाता है, अप्रैल से जून के बीच में। एग्जाम्पल क्या हो सकती हैं इसकी, वीट हो गया, बार्ले हो गया, पीज़ हो गया, मस्टर्ड हो गया। और जहाँ पर इसे ज़्यादा प्रोड्यूस करा जाता है वो एरिया कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड। ये आपको याद रखना है, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, आपसे पूछ सकते हैं किसी भी क्रॉप का। फिर आते हैं खैरीफ क्रॉप्स। खैरीफ क्रॉप्स जो है वो उगाई जाती हैं मई से जुलाई के बीच में और इन्हें काटा जाता है, हार्वेस्ट करा जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में। एग्जाम्पल जैसे कि पैडी हो गया, बाजरा हो गया, तूर हो गया, मेज़ हो गया, शुगर केन हो गया। मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं इसमें, उत्तर प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरला। फिर जैद क्रॉप्स आती हैं, इनको उगाया जाता है अप्रैल से जून के बीच में। एग्जाम्पल हो सकती हैं वाटरमेलन, मस्क मेलन और क्यूकम्बर। फिर मेजर क्रॉप्स तीन टाइप की होती हैं। पहली होती है फूड क्रॉप्स, दूसरी होती है कैश क्रॉप्स और तीसरी होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स जैसे कि जो कि खाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे कि वीट, राइस, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स। कैश क्रॉप्स जिन्हें कमर्शियल पर्पज़ के लिए यानी कि पैसा कमाने के लिए या फिर ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूज़ करा जाता है, जैसे टी हो गया, रबर हो गया, कॉफ़ी, जूट और कॉटन। फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स आती है जैसे कि फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स। फिर आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर। मेजर क्रॉप्स और उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। जैसे राइस है, उसे जून जुलाई में उगाया जाता है, काटा जाता है सितंबर अक्टूबर में। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का चाहिए होता है। 100 सेंटीमीटर की से ऊपर की जो रेनफॉल है वो रिक्वायर्ड होती है। कहाँ पर उगाया जाता है, वेस्ट बंगाल, यूपी, पंजाब में। गेहूँ है, नवंबर दिसंबर में इसको बोया जाता है, अप्रैल मई में इसे काटा जाता है। टेम्परेचर 21 से 24 डिग्री का रिक्वायर्ड होता है। 50 से 75 सेंटीमीटर की एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। एरिया जहाँ पर उगाया जाता है, ईस्टर्न पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। फिर मेज़ जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। 21 से 27 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, 50 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। कर्नाटक, यूपी, बिहार के अंदर इसे उगाया जाता है। फिर शुगर केन जनवरी मार्च में बोया जाता है, दिसंबर मार्च में काटा जाता है। 21 से 27 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए। अगेन 75 से 100 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। कहाँ पर उगाया जाता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। फिर चाय, टी, अप्रैल जून में इसे बोया जाता है या फिर अक्टूबर दिसंबर में भी बोया जाता है। हर 7 से 12 दिन जो है इसे काट लिया जाता है। 21 से 29 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। असम और वेस्ट बंगाल में इसे उगाया जाता है। फिर कॉटन आ जाता है, अलग अलग पार्ट्स में उगाया जाता है, देश के अलग अलग पार्ट्स में देश के काटा जाता है। फिर 21 से 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए, 50 से 120 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए। एरियाज़ कहाँ पर उगाया जाता है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटका। फिर जूट आती है, जिसे फरवरी में बोया जाता है या फिर मार्च या मई में भी बोया जाता है। जुलाई अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। अब
25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर चाहिए, 160 से 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, और वेस्ट बंगाल, असम और बिहार जैसे एरियाज़ में इसे उगाया जाता है। आगे चलते हैं। फार्मिंग प्रोसेस कैसे होती है? सबसे पहले आपको पता है कि प्लोइंग होती है, जो ज़मीन है उसको फावड़े से उसकी जो मिट्टी है उसको निकाला जाता है। उसके बाद उसमें क्रॉप्स बोई जाती हैं, उसके बाद उसमें पानी डाल के इरिगेशन होती है, उसके बाद वीडिंग होती है उसकी, उसके बाद उसके अंदर मैन्योर डाला जाता है, इंसेक्टिसाइड्स उसमें डाले जाते हैं, फिर उसके बाद उसे काटा जाता है, फिर उसके बाद उसकी थ्रेशिंग होती है, छटाई होती है, उसके बाद हम उसे एज अ ग्रेन ऑब्टेन करते हैं। फिर की पॉइंट्स आपको समझ में आ गया कि राइस एक कमर्शियल क्रॉप है जो कि हरियाणा और पंजाब में उगाई जाती है, लेकिन ओडिशा में एक सब्सिस्टेंस क्रॉप की तरह देखा जाता है। प्लांटेशन एक कमर्शियल फार्मिंग होती है जिसे हम ट्रेड और कॉमर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें क्या होता है कि एक सिंगल क्रॉप को एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर उगाया जाता है। इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना। राइस एक स्टेपल फूड क्रॉप है जो कि ज़्यादातर लोग खाते हैं इंडिया के अंदर। आवर कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, यानी कि हमारे जो देश है इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का चाइना के बाद। असम, वेस्ट बंगाल और ओडिशा जैसे स्टेट्स में 3 क्रॉप्स पैडी की उगाई जाती हैं एक साल में, जिनका नाम क्या है? ओस, अमान एंड बोरो। वीट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है, क्योंकि नॉर्थन इंडिया और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में ये मेन फूड क्रॉप है। ठीक है, आगे चलते हैं। मेज़ एक क्रॉप है जिसे यूज़ करा जाता है फूड और फॉडर की तरह, दोनों की तरह। ज्वार, बाजरा, रागी जो है कुछ इंपॉर्टेंट माइलेट्स क्रॉप्स हैं जो कि इंडिया में उगाई जाती हैं, और इन्हें गेहूं की तरह भी इस्तेमाल करा जाता है। बहुत ही न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इनके अंदर। ज्वार थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरियन प्रोडक्शन हमारे देश के अंदर। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है किसका? पल्सेस का, दालों का। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का, ब्राज़ील के बाद। ठीक है, इंडिया जो है सेकंड है इन सीड प्रोडक्शन, कनाडा फर्स्ट है, चाइना सेकंड है, और यहाँ पर इंडिया थर्ड है। 2020 के अंदर चाइना फर्स्ट था और इंडिया सेकंड था टी प्रोडक्शन के मामले में पूरी दुनिया के अंदर। 2013 में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, चाइना के बाद। क्रॉप रोटेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्रॉप रोटेशन क्या होता है? जब अलग अलग क्रॉप्स को उगाया जाता है एक ही लैंड पे, ताकि उस ज़मीन को और ज़्यादा उपजाऊ बनाया जा सके, उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करा जा सके, तो हम उसे क्या बोलते हैं? क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न फार्मिंग क्या होती है? फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली, यानी कि क्या होता है? किसान जो है एक ज़मीन का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो फूड क्रॉप्स को उस पर उगा सकें। आफ्टर डिक्रीज ऑफ द सॉइल फर्टिलिटी फार्मर्स शिफ्ट एंड क्लियर अ फ्रेशी पैची एरिया फॉर कल्टिवेशन, पैच ऑफ लैंड फॉर कल्टिवेशन, यानी कि जैसे ही वो सॉइल अनफर्टाइल हो जाता है उसे क्या करते हैं? फार्मर्स क्लियर कर देते हैं उस लैंड को ख़त्म कर देते हैं, या फिर आप कह सकते हो उसे जला भी देते हैं, इसलिए इसे स्लैश एंड बर्न फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया में यहाँ पर नेम ऑफ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इन इंडिया इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को इंडिया में बोला जाता है। मध्य प्रदेश में अलग अलग नाम है, बेवार या दहिया बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में पोड़ू और पेंडा बोला जाता है। ओडिशा में कोम्बान और या फिर ब्रिंगा बोला जाता है। ठीक है, ये अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो ये सारे नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार आपको बस देख लेना है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार नाम पढ़ लेना। वर्ल्ड में ये सब बोला जाता है। अच्छा, वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है? वाइट रेवोल्यूशन का मतलब होता है टू इम्प्रूव द ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स फॉर द ग्रोथ इन मिल्क प्रोडक्शन, यानी कि जो एनिमल की जो ब्रीड्स हैं उनको इम्प्रूव करा जाए ताकि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके विद द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जब एनिमल की ब्रीड्स को इम्प्रूव करा जाता है ताकि मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके, इसे हम बोलते हैं वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद इसे ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है। फिर आती है ग्रीन रेवोल्यूशन। HIV सीड्स के यूजेस से मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड टू इंक्रीज प्रोडक्शन स्पेशली वीट प्रोडक्शन, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब कुछ नहीं है, बस यही है कि HIV सीड्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। जनरली किसकी? वीट की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके, उसे ही हम क्या बोल देते हैं? ग्रीन रेवोल्यूशन। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म होता है।